गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अनुसूची की प्रक्रिया की बात करने जा रहे हैं। तो अनुसूची प्रक्रिया निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये कल मैंने आपको बताया था। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने बैठकर स्वयं प्रश्नों के उत्तर भरता है और पूछता है। तो इस प्रकार अनुसूची का अवलोकन और साक्षात्कार का समूह भी कहा गया है, क्योंकि अनुसूची के द्वारा अनुसंधानकर्ता न केवल प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है अपितु अनुसंधान के अंतर्गत वह अवलोकन भी करता है और एक तरह से साक्षात्कार भी होता है। इसलिए अनुसूची का प्रश्नावली अवलोकन का समूह, साक्षात्कार का समूह भी माना गया है। आज हम बात करते हैं अनुसूची किस प्रकार निर्मित की जाती है, अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया। तो अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया में फर्स्ट चरण आता है। सबसे पहले अनुसूची के निर्माण से संबंधित सभी पक्षों पर विचार किया जाता है। अनुसूची के निर्माण के पूर्व में यह निश्चित कर लेना चाहिए कि इससे विषय संबंधित किन किन पक्षों या मदों को संयोजित किया जाएगा। अनुसंधानकर्ता को समस्या का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और कौन से पक्ष अधिक महत्वपूर्ण हैं, किन पक्षों को सम्मिलित करना है, किन पक्षों का संतुलित अनुपात बनेगा, इन सब को पहले ही अनुसंधानकर्ता को समय रहते हुए उनको सम्मिलित कर लेना चाहिए, जिससे समय, शक्ति व धन की पूर्णतया बचत होती है। तो अध्ययन से संबंधित पूर्ण ज्ञान होने से अनुसंधानकर्ता विभिन्न पक्षों को इस रूप में विभाजित कर लेता है जिससे महत्वहीन पक्ष उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। द्वितीय चरण की हम बात करते हैं तो द्वितीय चरण के अंतर्गत अध्ययन विषय को विभिन्न पक्षों में विभाजित किया जाता है। साथ ही यह भी निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक भाग के संबंध में सभी विषय स्पष्ट हों। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित करने पर पहलू पर अधिक प्रकाश डाला जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से प्राप्त सूचनाओं का अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तृतीय चरण के अंतर्गत हम प्रश्न निर्माण पर इस बात में ध्यान देना चाहिए कि प्रश्नों की भाषा अधिक जटिल, अस्पष्ट व संदेहपूर्ण व बहुअर्थक ना हो। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिससे उत्तरदाता को समझने में समय लगे और उसे मन में उसके कोई भी शंका उत्पन्न हो या फिर वो उत्तर देने में हिचकिचाए। अध्ययन से संबंधित सभी जो प्रश्न हैं वो सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, सही ढंग से पूछे जाने प्रश्न उत्तरदाता से स्वतः ही सही उत्तरों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रश्नों के निर्माण में किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक उत्तर प्रश्नों का निर्माण होना चाहिए। इसी प्रकार चतुर्थ चरण की हम बात करते हैं तो इन प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से लगाया जाना चाहिए। प्रश्नों को क्रम लगाने से उत्तरों के माध्यम से तथ्यों की प्राप्ति उसी क्रम में होती है जिस क्रम में तथ्यों की व्याख्या विश्लेषण होता है। इस प्रकार क्रम से लगे प्रश्नों के द्वारा उत्तरदाता से भी उत्तर शीघ्रता से मिल जाते हैं। प्रश्नों का क्रम यदि सरल से जटिल की ओर होता है तो उत्तरदाता प्रारंभ में सरल प्रश्नों का उत्तर देकर मानसिक रूप से जटिल प्रश्नों के लिए तैयार कर पाता है। कठिन प्रश्नों के उत्तर के बिना धारणा देना होता है। इससे अध्ययन विषय में रुचि लेने लगता है और सही उत्तर उसे मिल जाते हैं। इसी प्रकार प्रश्नों को क्रम में लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रश्न गलत सम्मिलित नहीं हो गया हो। एवं अंतिम चरण में इस स्तर पर अनुसूची की वैधता की परीक्षा की जाती है। जिस उद्देश्य के लिए प्रश्नों का निर्माण किया गया है उन प्रश्नों के लिए वास्तव में यदि उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो अनुसूची वैध कहलाती है। इसी प्रकार सही उत्तर इस कठिनाई के निराकरण के लिए अनुसूची को अंतिम रूप से पूर्व में कुछ प्रश्नों के उत्तर निर्माण कर लेने चाहिए। तो इस प्रकार अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत चरण होते हैं। अब अनुसूची के हम भौतिक स्वरूप की बात करते हैं। सूचनादाता से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुसूची को उसके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। अनुसूची का भौतिक स्वरूप आकर्षक होना चाहिए जिससे कि उद्देश्यों को सही रूप में प्राप्त किया जा सके। तो आकर्षक में सबसे पहले हम बात करते हैं कागज़ की। तो अनुसूची का कागज़ अच्छी किस्म का होना चाहिए जिससे लिखने में सुविधा हो और लिखते समय स्याही ना फैले। सुंदर लेख होना चाहिए जिसे कि सही ढंग से पढ़ा जा सके। अनुसूची का आकार ना बहुत छोटा होना चाहिए ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए, उसमें असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्राय अनुसूची का प्रमाणिक 8x11 माना जाता है। इसी प्रकार जगह छोड़ने की बात करी जाए तो अनुसूची में के अंतर्गत जगह छोड़नी चाहिए, हमें साइड में जगह छोड़नी चाहिए जिससे कि
स्पष्ट लगे पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए और यह जगह 1/5 का हाशिया अवश्य छोड़ना चाहिए। इससे अनुसूची आकर्षक भी लगेगी और कोई टिप्पणी लिखने में भी सुविधा होगी। इसी प्रकार यदि हम छपाई की बात करते हैं तो छपाई स्पष्ट होनी चाहिए। धन अभाव के कारण साइक्लोस्टोन भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। चित्रों का उपयोग प्रश्नों का अधिक आकर्षक व बोधगम्य बनाने के लिए कभी कभी प्रश्नों के साथ चित्रों का भी उपयोग किया जाता है, जो कि अधिक स्पष्ट होता है। अब हम बात करते हैं अनुसूची की अंतर्वस्तु की। तो प्रारंभिक सूचनाएं अनुसूची में सामान्य जानकारी में अध्ययन का विषय, अध्ययन का नाम, अध्ययन से संबंधित संगठन का नाम, क्रम संख्या, सूचनादाता का नाम, आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा, जाति, साक्षात्कार, समय आदि की जानकारी होना चाहिए। इसी प्रकार मुख्य प्रश्न व सारणियाँ बात करें तो इस भाग में अनुसूची के विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्न व सारणियाँ होती हैं, जिन्हें उत्तरदाता से पूछकर अनुसंधानकर्ता को भरता है। ये प्रश्न व सारणियाँ उन तथ्यों के संकलन में सहायक होती है जिनकी सहायता से हम प्राकल्पना की जांच कर रहे हैं। इस प्रकार अनुसूची के निर्देशन के लिए अनुसंधानकर्ता के निर्देश होने चाहिए, जिनकी सहायता से यथार्थ तथ्यों का संकलन किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसूची के प्रश्न। तो अनुसूची के प्रश्न मुक्त प्रश्न होने चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों की विशेषता यह है कि इसमें उत्तरदाता को किसी भी प्रकार से अपने मत को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। उसी प्रकार इन प्रश्नों में भाषा संबंधित कोई समानता नहीं होती है। उत्तरदाता से सुझाव मांगने के लिए ऐसे प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, जैसे भारत में अंतर्जातीय विवाह को अच्छा क्यों नहीं माना जाता, जाति प्रथा की प्राप्ति का क्या कारण है। इसी प्रकार संयोजी प्रश्नों के संभावित उत्तरों को एक क्रम में प्रश्न के सामने ही लिख देते हैं। उत्तरदाता को इन्हीं में से एक उत्तर को चुनना होता है। इन संयोजी प्रश्नों का उत्तर एक वाक्यांश अनिश्चित संख्या में होता है। इन प्रश्नों का सारणीकरण, वर्गीकरण एवं सारणीयन सरलता से होता है। जैसे आपके परिवार में कितने सदस्य शिक्षित हैं, 1 हैं, 2 या 3 हैं या 4 हैं, तो उन प्रश्नों को उत्तर मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार दोहरे प्रश्न होने चाहिए। इन प्रश्नों के 2 संभावित उत्तर हो सकते हैं। उत्तरदाता किसी एक उत्तर से सहमत होता है, उसी को वह सही मानकर शेष को काट देता है। इनमें एक प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होता है। तो इस प्रकार इसमें जैसे क्या आप धूम्रपान को कैसे समझते हैं, अच्छा या बुरा, आप दहेज प्रथा को कैसा मानते हैं, क्या आप सह शिक्षा के पक्ष में हैं। इस प्रकार बहुवैकल्पिक प्रश्न भी इसमें होने चाहिए। बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हम कैफेटेरिया भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कई संभावित उत्तर प्राप्त होते हैं, इसलिए वैकल्पिक प्रश्नों के संभावित उत्तरों को सावधानीपूर्ण लिखा जाता है। इस प्रकार से इसी प्रकार इसमें निर्देशक प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों में उत्तरदाता से किसी निश्चित उत्तर प्रदान करने के लिए संकेत किया जाता है। ये प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहन कर देते हैं। ऐसे प्रश्नों से हमें बचना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करते हैं संदिग्ध प्रश्न की। इस प्रकार के प्रश्नों से उत्तरदाता के मन में अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न हो जाते हैं और वह सही उत्तर को खोजने में लग जाता है। जैसे आपकी आयु क्या है, सही उम्र बताइए। इससे उत्तरदाता स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता, अनुमान में देर हो जाती है। फिर है अनिश्चित प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो, ऐसे प्रश्न अनिश्चित प्रश्न कहलाते हैं। फिर होते हैं श्रेणीबद्ध प्रश्न। जब उत्तरदाता को किसी प्रकार के प्रश्नों के संभावित उत्तर क्रम में लिखना होता है तो उसे हम श्रेणीबद्ध प्रश्न कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज बात की कि सम्मिलित योग्य जो प्रश्न होते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। ऐसे प्रश्नों का हमें बहिष्कार करना चाहिए जो लंबे हो, जटिल हो, संदेहपूर्ण प्रश्नों का बहिष्कार करना चाहिए। अनावश्यक असंबद्ध प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। इसी प्रकार अस्पष्ट, अनिर्देश, निर्देशक प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। बहुअर्थक प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उत्तरदाता को उलझ में डालने के लिए प्रश्नों को नहीं पूछा जाना चाहिए। यथासंभव विचार संबंधी प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। सूचनादाता से गोपनीयता से संबंधित प्रश्न भी हमें नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि गोपनीयता के विषय में कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है ढंग से। यदि कोई सूचना अन्य निर्भरयोगी साधन से मिल सकती है तो उससे संबंधित प्रश्नों को भी हमें नहीं पूछना चाहिए। कम से कम ऐसे प्रश्न उत्तर देने चाहिए जिन देने में कम से कम लिखना पड़े, अर्थात व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न हमें नहीं होने चाहिए। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न भी नहीं होने चाहिए जिसमें पक्षपात आ जाए। इसी प्रकार संपूर्ण और एक कम में एक दूसरे के पूरक समय होने चाहिए।